जी, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। जी, बॉडी कॉर्पोरेट सोसाइटी रजिस्टर एंड लॉ रिलेटेड टू कॉर्पोरेट सोसाइटी। ये अगर कोई कॉर्पोरेट सोसाइटी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं हुई कॉर्पोरेट सोसाइटी, फिर वो कंपनी में आ सकती है। हाँ जी, हमारी बॉडी कॉर्पोरेट की एक्सेप्शन में एक एक्सेप्शन थी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड होती हैं वो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में नहीं आएंगी। अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या हैं, इनकी फंक्शनिंग क्या है, ये हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है। ठीक है, इसलिए इसके बारे में हमने मज़ीद कुछ नहीं सोचना। बस सिर्फ इतना काफ़ी है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्सेप्शन है, ख़त्म। और दूसरी एक्सेप्शन क्या है? हाँ, बिल्कुल, जिसको फेडरल गवर्नमेंट, जिस ऑर्गेनाइजेशन को फेडरल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर दे वो भी हमारी एक्सेप्शन होगी। और कोई क्वेश्चन? सर, अगर एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है और कंपनी एक्ट 2017 से जो है रजिस्टर्ड है, तो अगर वो वाइंडिंग अप में जाती है और उसकी वो बैंकरप्ट हो गई है, तो सर वो किस तरह से हम उसका आंसर देंगे कि उनके शेयर होल्डर्स को कितने लायबल होंगे? देखिए, अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर वाइंडिंग अप में जाती है, बैंकरप्ट हो गई है, तो उसके शेयर किस हद तक लायबल होंगे? अगर तो शेयर्स फुली पेड है तो शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी कंपनी एक्ट 2017 में आपने बताया था कि वहाँ पे तो पार्टी नहीं होती, तो अगर कंपनीज एक्ट 2017 आने के बाद कोई कंपनी रजिस्टर्ड हुई है तो बाय डिफॉल्ट उसके शेयर्स हमेशा फुली पेड होंगे, तो उसकी लायबिलिटी तो होगी नहीं, उसका आंसर कोई लायबिलिटी। जी बिल्कुल, ठीक है। असल में मेंबर्स की लायबिलिटी होती है जो फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स की हद तक, और वो ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो उनकी फर्दर कोई लायबिलिटी नहीं, कोई पैसे नहीं देते उन्होंने। और कोई क्वेश्चन? आपने कल एग्जांपल दी थी कि एक यूफोन की कंपनी है, उसकी होल्डिंग है 50 उसके पास उसके मेजॉरिटी ऑफ वो शेयर्स हैं, और इसके अलावा इत्तलात है उसको बोर्ड की कंपोजिशन को कंट्रोल करती है। दोनों के पास राइट है, दोनों होल्डिंग है यूफोन की, तो इससे उनके आपस में कोई कॉम्प्लिकेशन आते हैं, मतलब दोनों होल्डिंग है, तो डोमिनेट कौन करेगा? मतलब एक के पास डायरेक्टरी की कंपोजिशन है, एक के पास वोटिंग राइट्स आ रहे हैं, तो मतलब अगर उनके दरमियान में कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है इत्सलात और पीडीसीएल के दरमियान में, ठीक है, तो चूंकि इत्सलात के पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंट्रोल करने की पावर है तो वो अपने डायरेक्टर्स अपॉइंट कर देगा, वहां पे कंफ्लिक्ट आएगा ही नहीं। मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स की बेस पे फैसले होते हैं कंपनी में, तो जब इत्सलात के पास पावर है कि मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकता है, तो अगर कंफ्लिक्ट आएगा भी वो सेफ है। क्यों? क्योंकि मानी उन्हीं की भी जाएगी। क्यों मानी उनकी जाएगी? डायरेक्टर्स उनके हैं मेजोरिटी। वो डोमिनेट। हाँ जी बिल्कुल, वो डोमिनेट करेगा। और कोई क्वेश्चन? जी, अनलिस्टेड, शाबाश, अच्छा सवाल है। अनलिस्टेड कंपनी अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में क्यों नहीं लिस्ट करवाती? क्या उसको लिस्ट ना करवाने का कोई बेनिफिट है? देखें, कोई भी जो ऑप्शन हम एक्सरसाइज करते हैं ना, कोई भी काम करते हैं, उसके कुछ प्लस पॉइंट होते हैं, कुछ माइनस होते हैं, तो हमने इवेल्युएट करना होता है प्लस और माइनस में कौन से ज्यादा है। हमारी ज़रूरत के मुताबिक जो हमें ज़्यादा लगे हम वो फैसला कर लेते हैं। अब जब स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करवाते हैं शेयर्स को, तो उनका एक फ़ायदा तो ये होता है कि जनरल पब्लिक आपके शेयर्स बाय करती है, वो क्विकली सेल परचेज हो सकते हैं। लेकिन एक नुकसान भी होता है, स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उनके अलग रेगुलेशंस हैं जिनको फॉलो करना होता है। तो उस सूरत में कंपनी ने कंपनीज एक्ट को भी फॉलो करना होगा और स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स एंड रेगुलेशन को भी फॉलो करना होगा। उसे कहते हैं लिस्टिंग रेगुलेशंस। तो उसके लिए तो डबल लॉज हो गए, तो वो थोड़ा सा उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो कुछ कंपनीज जो समझती है कि जी हमें थोड़े बहुत पैसे चाहिए लेकिन वो अरेंज कर लेंगे हम जनरल पब्लिक को इन्वॉल्व किए बगैर, तो फिर उनकी कोशिश होती है कि स्टॉक एक्सचेंज में ना ही जाया जाए तो बेहतर है। लेकिन एहतियातन अपने आप को पब्लिक के तौर पर रजिस्टर करवाते हैं ताकि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो हम शेयर्स को इशू कर सकें। ठीक है, लेकिन हत्तुल इम्कान अवॉइड करते हैं हम। और कोई क्वेश्चन? जी, शेयर को जब इशू किया जाता है, देखिए अगर तो शेयर इशू किए आपने जनरल पब्लिक को, शेयर इशू किए स्टॉक एक्सचेंज में, तो फिर तो वो लिस्टेड बन गया। लेकिन शेयर तो प्राइवेट कंपनीज भी इशू करती हैं। कंसेप्ट ये नहीं है कि प्राइवेट कंपनी शेयर इशू नहीं करती, नहीं बिल्कुल करती है, लेकिन वो जनरल पब्लिक को नहीं करती, वो फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर को करेंगे। ठीक है, तो वो शेयर इशू करने से लिस्टेड कंपनी नहीं बनती, और ना ही प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को लिस्टिंग करवाना जरूरी है और ना ही करवाया जा सकता है। जी,
अगर कोई चंद एक लोग मिलके एक पब्लिक कंपनी बना लेते हैं लेकिन उसको लिस्ट नहीं करवाते, क्या ये प्राइवेट कंपनी होगी? नहीं नहीं, ये पब्लिक ही रहेगी, इसे अनलिस्टेड कंपनी कहेंगे। इसमें और प्राइवेट कंपनी में फर्क सिर्फ इतना है कि प्राइवेट कंपनी के पास तो वो इशू करवा ही नहीं सकती अगर चाहे भी। ये पब्लिक अनलिस्टेड जब चाहे तब शेयर जनरल पब्लिक को इशू कर सकती है, इसके पास एक ऑप्शन है, ठीक है, जो कि वो ऑप्शन प्राइवेट कंपनी के पास नहीं है। और कोई क्वेश्चन? जी हाँ, वो 50% मोर देन 50% वाले प्रोविजन में लिखा हुआ है कि इटसेल्फ आर टुगेदर विद वन और मोर सब्सिडरीज। अब ये वही बात, फर्ज कीजिए कि ए कंपनी है, ये ए कंपनी है, इसके पास बी के 60% शेयर था, बी के पास सी के 70% शेयर था, ठीक है। अब ये तो सीधी बी ए की सब्सिडी, ये समझ में आता है। अब ला ये कहता है इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली ए ने सी के भी शेयर्स खरीदे हुए, होल्ड किए हैं। कैसे किया? मैं डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली, किसके थ्रू? बी के थ्रू। इस सिचुएशन को कवर करने के लिए उसने आगे लिखा हुआ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। हाँ, वन और मोर सब्सिडीज, ऐसे भी हो सकता है बी हो इसके बाद डी हो, ठीक है। 40% में भी इसके पास हो, 30% इसके पास हो, तो ये दोनों सब्सिडीज आपस में मिल गई। ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता जाएगा, इसके बारे में ज्यादा ना सोचे, सिर्फ डेफिनेशन की हद तक रखें। इतना कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एग्जाम में केस स्टडी में नहीं पूछेगा, ठीक है। वो सिंपल सब्सिडी के साथ पूछ सकता है कि ए की सब्सिडी है बी और बी की सब्सिडी है सी, ए और सी का रिलेशनशिप बताएं, बस यहाँ तक। जी हाँ, वोटिंग सिक्योरिटीज शेयर्स को कहते हैं, वोटिंग सिक्योरिटीज शेयर को कहते हैं, बस। हाँ ठीक है, इतना ही जी, छोड़ दे इसको, छोड़ दे, ठीक है। सिंपल कंसेप्ट, सिंगल। मोर सब्सिडी वाला क्वेश्चन ना पूछे, वन सब्सिडी वाला पूछना तो वो पूछना, नहीं उसको छोड़ दे। और क्या क्वेश्चन? जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। लिमिटेड बाय गारंटी में लाजमी है कि जब कंपनी वाइंड अप हो रही हो और पैसे अदा ना कर सके तब मेंबर से पैसे लेंगे। ड्यूरिंग लाइफ चलते हुए वो मेंबर से पैसे नहीं लिए जा सकते। हाँ, शेयर कैपिटल लिमिटेड बाय गारंटी का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, नॉर्मली नहीं होता, लेकिन अगर है तो फिर उनकी लायबिलिटी दोनों तरफ हो जाएगी, डबल लायबिलिटी हो जाएगी। शेयर के हिसाब से भी देखा जाएगा लायबिलिटी है कि नहीं, और लिमिटेड बाय गारंटी के हिसाब से भी देखा जाएगा। नहीं, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। कुछ बिजनेस ऐसे भी होते हैं स्टार्ट में जिनका पैसा जरूरी नहीं होता होना, लोन ले लिया होगा उसने, किसी से लोन ले लिया होगा। जी हाँ, अगर कोई लिमिटेड बाय गारंटी में बंदा फोत हो जाता है तो उसमें क्या होगा? देखिए, रूल ये है कि अगर उसकी कोई लायबिलिटी बनती है फोत होने वाले बंदे की, तो फिर उसके जो वाली वारसान होते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, वो उस लायबिलिटी को सेटल करते हैं। नहीं, अगर उसकी डेथ होगी उसके 1 साल बाद तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो उसके बाद फिर लायबल नहीं होगा, लायबिलिटी नहीं होगी उसकी। हाँ जी, जिंदा भी होगा फिर भी लायबिलिटी नहीं होगी, लाने सिर्फ 1 साल का पीरियड बताया हुआ। और कोई क्वेश्चन? चलिए, आज हम कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का। टाइप्स ऑफ कंपनीज में आपको याद होगा हमने होल्डिंग सब्सिडी भी कवर कर लिया था, उसके बाद एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट हमारी एक टाइप ऑफ कंपनी थी। आज इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे हम। तो सबसे पहले बेसिक रूल, क्या कोई एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, एग्जांपल्स क्या दी थी आपने? ईदी की, शौकत खानम, बिल्कुल, ये सारे है जो एग्जांपल्स आप दे रहे हैं, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल है। इनमें खतरा क्या होता है? जो इनके मेंबर्स या ओनर या रन करने वाले लोग होते हैं, उन्हें खतरा ये होता है कि हमने तो नेकी का काम करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया है, लेकिन चूंकि इसे पैसों की जरूरत पड़ती रहती है तो हो सकता है कि हम किसी से लोन लें। अगर ऑर्गेनाइजेशन किसी से लोन लेती है तो चूंकि सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं है,
अगर वो लोन वापस ना कर पाए तो जो मेंबर्स होंगे उनके वो पर्सनली लायबल हो जाएंगे। उन्हें अपने घर से पर्सनली लायबल होने का मतलब यह है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन पैसे अदा ना कर सके तो उन्हें अपना घर बार बेच के भी पैसे पूरे करने पड़ते हैं। अब वो चाहते हैं कि उनकी ये लायबिलिटी जो है ये लिमिटेड हो जाए, अनलिमिटेड ना हो। तो तरीकाकार क्या है, लॉ ने उनके लिए एक ऑप्शन रखी है, क्या कि आप अपने एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट को कंपनीज एक्ट के मुताबिक एज कंपनी रजिस्टर करवा लें, एज कंपनी रजिस्टर करवा लें। अब लेकिन जहन में रखिए, जैसे ही कोई कंपनी एससीसीपी के पास, रजिस्ट्रार के पास जाएगी कि सर हमें एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के तौर पे एज कंपनी रजिस्टर कर लें, तो फौरी तौर पर रजिस्टर नहीं करेंगे, कुछ कंडीशंस पूरी करना होंगी। तो अभी हम स्टेप नंबर 1 में ये सीखने जा रहे हैं कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जो पूरी करना पड़ेंगी आपको, वो कौन सा क्राइटेरिया है जो पूरा करना पड़ेगा आपको ताकि आप लाइसेंस ऑब्टेन कर सकें कंपनीज एक्ट के अंडर। कौन सा लाइसेंस? एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का। पहले हम ये कंडीशन स्टडी करेंगे, फिर इसके बाद हम प्रिविलेजेस स्टडी करेंगे। प्रिविलेजेस में क्या सहूलियात मिलती हैं। एक एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट अगर अपने आप को एज कंपनी रजिस्टर करवा लेते हैं, उससे सहूलियात क्या मिलेंगी, ये स्टडी करेंगे। फिर हम देखेंगे एक दफ़ा अगर लाइसेंस मिल जाए, क्या वो सारी उम्र के लिए ताक़यामत लाइसेंस मिल जाता है कि इस लाइसेंस को बाद में कैंसिल किया जा सकता है, रिवोक किया जा सकता है। तो बिल्कुल रिवोक किया जा सकता है, लेकिन कंडीशन लाइसेंस ग्रांट किया था कुछ कंडीशन की बेस पे, उसी तरह रिवोक करने की भी कुछ कंडीशन है, कुछ सिचुएशन है जिनमें लाइसेंस रिवोक होगा। तो लाइसेंस कब रिवोक किया जा सकता है, और अगर रिवोक किया जाएगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा उस कंपनी पे, ये स्टडी करेंगे। 4 कंसेप्ट्स हैं हमारे जो आज हमने स्टडी करने हैं। एक, कंडीशंस लाइसेंस हासिल करने के लिए एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। दूसरा, प्रिविलेजेस क्या मिलेंगी। तीसरा, लाइसेंस कब रिवोक किया जा सकता है। और चौथी चीज, अगर लाइसेंस रिवोक किया जाता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा कंपनी के ऊपर। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस या क्राइटेरिया जिसको मीट करना जरूरी है ताकि लाइसेंस लिया जा सके एससीसीपी से। तो कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन, वो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट बनी हो किसके लिए, प्रमोशन के लिए। किस चीज़ की, किसी वेलफेयर प्रोजेक्ट के लिए, ऐसे प्रोजेक्ट के लिए जो सोसाइटी के लिए अच्छा समझा जाता है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, फलाह बहबूद के काम के लिए, फलाह बहबूद के काम के लिए बनी हो, यानी फॉर प्रमोशन ऑफ साइंस, एजुकेशन, स्कूल वगैरह का काम कर रहे हो, रिलीजन, स्पोर्ट्स, हेल्थ, हॉस्पिटल वगैरह, चैरिटी पर्पस के लिए, इन पर्पस या मिलते जुलते पर्पस के लिए बने हो। देखिए ये सारे पर्पस जो है ये सोसाइटी की वेलफेयर के लिए है। तो पहला उनका पर्पस क्या हो, इसमें देखिए कहीं पे लिखा हुआ है पर्पस प्रॉफिट मेकिंग हो, नहीं लिखा हुआ। तो ये पर्पस हो, प्लस प्रोहिबिट करे, मना करे, किसी भी सूरत में नहीं करना ये काम। क्या काम नहीं करना, पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू मेंबर्स, अपने मेंबर्स को डिविडेंड की पेमेंट कभी भी नहीं कर सकते। ऐसा ना हो लोगों से डोनेशन मांग रहे हैं और बाद में उसको ईयर एंड पे डिविडेंड के तौर पे पे कर रहे हैं, भाई ऐसा थोड़ी होगा। तो उन्होंने कहा 100% पाबंदी है, किसी सूरत में इजाज़त नहीं है। क्या कि डिविडेंड जो मेंबर्स हैं उनको कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा। अच्छा फर्ज कीजिए, अव्वल तो वैसे सरप्लस कोई होगा ही नहीं क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट है, खर्चे होते हैं इनके। लेकिन फर्ज कीजिए अगर कभी ऐसा हो डोनेशन ज़्यादा हो जाए और जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो कम हो जाएं, तो जो सरप्लस आ जाएगा वो डिविडेंड के तौर पे नहीं कर सकते। तो उसका क्या करना है, इसका जवाब आगे देता है। वो कहता है जितना भी अगर प्रॉफिट या सरप्लस वाला आता है उसको आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करना मीन्स यूज़ करना है। कहाँ यूज़ करना है, इन मीटिंग इट्स ऑब्जेक्टिव, उसके अपने मकासद के लिए। यानी जो प्रॉफिट आएगा यहाँ पे उसे डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, बल्कि क्या करना है, उसे उसके उन्हीं मकासद के लिए इस्तेमाल करना है जिसके लिए वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनी है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्टिविटीज आर नॉट अगेंस्ट लॉ और नेशनल इंटरेस्ट। उस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो मकसद है और जो उसकी एक्टिविटीज हैं वो लॉ और नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट में ना हो। अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोविजन है, आगे चल के फिर ही आएंगी, खासतौर पे जब हम कंडीशन फॉर रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस पढ़ेंगे। ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनको हम आम उर्फ आम में एनजीओज भी बाज़ औक़ात कहते हैं, बाज़ औक़ात इनका रोल बड़ा मशकूक सा होता है।
ये किसी फॉरेन एजेंडा पे भी काम कर रही होती हैं। इनको किसी फॉरेन कंट्री, फॉर एग्जांपल इंडिया से कोई फंडिंग आ रही होगी कि जी आपने ये काम करना है, कोई प्रोपेगेंडा होता है वो फैलाना होता है। एनजीओज इस तरह के काम में भी इन्वॉल्व होती हैं। बाज़ औक़ात कुछ दहशतगर्दों, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होते हैं। ये पता चलता है कि कोई जासूस था किसी दूसरे मुल्क का, वो किसी एनजीओज के साथ मिलके किसी जगह पे रह रहा है या उसके साथ कोऑर्डिनेशन है, नेटवर्क में इन्वॉल्व। या कुछ एनजीओज ऐसी भी होती हैं मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने शायद कभी सुना हो कि किसी शहर में, जैसे फॉर एग्जांपल कराची है, उसमें कोई एनजीओ रजिस्टर्ड है, वो लोगों से पैसे इकट्ठे करते हैं और उसके बाद वो फ़ौरन किसी दूसरे मुल्क में उन पैसों को भिजवा दिया जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग। तो एनजीओज इस तरह की इलीगल या मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होती हैं। रियल लाइफ में ऐसे होता है। तो इनको इसीलिए गवर्नमेंट ने ज़रूरी समझा कि इनके ऊपर कंट्रोल अच्छा होना चाहिए, टाइट कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, आप अगर जब देखेंगे ना रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस, तो आपने ये नहीं सोचना कि ये तो अच्छे मकसद के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनी है, इनका लाइसेंस क्यों रिवोक किया जा रहा है। भाई लाइसेंस रिवोक इसलिए किया जा रहा है कि ऊपर ऊपर से लग रहा है उनका मकसद बहुत अच्छा है, अंदर खाते वो मुल्क की जड़ें काट रहे हैं। ठीक है, दूसरे मुल्क के जासूसों के साथ मिले हैं, दहशत गर्दी में इन्वॉल्व है एनजीओज, नॉट फॉर एसोसिएशन, नॉट फॉर प्रॉफिट, जो हमें जाहिर में लग रहा है कि कितने अच्छे पर्पस के लिए है। तो इसीलिए उन्होंने कहा अगर कोई भी एनजीओ का मकसद ऐसा हुआ, ऑब्जेक्टिव एंड एक्टिविटीज, और वो लॉ के अगेंस्ट हुआ या नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट हुआ, तो फिर हम उसका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। इस शर्त पे आपको लाइसेंस दे रहे हैं कि आपका कोई भी मकसद, ऑब्जेक्टिव या एक्टिविटी लॉ के अगेंस्ट में ना हो, नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट में ना हो। अब इसी प्रोविजन को आप आगे चल के देखेंगे, वहां पे एक वैलिड रीजन बताता है लाइसेंस कैंसिल करने की, कि कोई कंपनी इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, सॉरी एनजीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो या पाकिस्तान के कानून के खिलाफ काम करे, ठीक है, टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है। अच्छा, ये कंडीशन होगी। प्लस इस कंपनी के केस में देखिए, नॉर्मली जो कंपनीज होती हैं, प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक हो, लिमिटेड बाय शेयर हो, लिमिटेड बाय गारंटी हो, उनका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन वो खुद बनाते हैं। ठीक है, उसमें जो भी उन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन रखने हैं वो खुद तय करते हैं। लेकिन इसके ऊपर नजर रखने के लिए, इसकी मॉनिटरिंग के लिए एससीसीपी ने कहा है कि जो इसका मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होगा वो स्पेसिफाइड फॉर्मेट के मुताबिक होगा, जो हमने स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, यानी ये उसको अपनी मर्जी से जब चाहे चेंज नहीं कर सकते। तो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होगा वो स्पेसिफाइड फॉर्म में होगा और कमीशन से अप्रूवल करवानी पड़ेगी उसकी। ठीक है, उसकी कमीशन से अप्रूवल, कुछ थोड़ी बहुत चीजें होती हैं उसमें ऐड करनी होती है। फॉर्म डाउनलोड किया जाएगा जो एससीसीपी की वेबसाइट वगैरह पे है, उसको फिल किया जाएगा, उसमें नाम वगैरह और कुछ दूसरी चीजें कि कौन कौन ओनर है, ये चीजें, और फिर उस फॉर्म को भी अप्रूव करवाया जाएगा कमीशन से। और अगर कमीशन समझे कि अब ये इसमें कोई 2-3 मशकूक लोग भी शामिल है, तो मजीद कुछ कंडीशंस को, इन कंडीशंस के अलावा मजीद कुछ कंडीशंस को ऐड करने की जरूरत है, तो उसने वो पावर भी अपने पास रखी हुई है। कहा ये 4-5 कंडीशन तो हमने आपको बता दी रजिस्टर करवाने के लिए एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, इसके अलावा अगर हमें मुनासिब लगा तो हम एडिशनल कंडीशन भी इम्पोज कर देंगे आपके ऊपर, जो आपने उनको भी फॉलो करना होगा। ठीक है, और एज्यूम किया जाएगा कि जो हमारी एडिशनल कंडीशन है, अव्वल तो आपने अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में उनको ऐड कर देना। ठीक है, और अगर नहीं भी किया तो एज्यूम किया जाएगा हमारी कंडीशन आपके मेमोरेंडम में ऐड है और आपने उनको फॉलो करना है। यहां तक क्लियर हो गया? तो बताइए, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का लाइसेंस लेने के लिए क्या क्या कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी? स्टेप नंबर, पर्पस कौन सा होना चाहिए? सोशल वेलफेयर का। जैसे 3-4-5 एग्जाम्पल दे देनी आपने, एजुकेशन, हेल्थ, रिलीजियन, स्पोर्ट्स, चैरिटी वगैरह। अच्छा, इसके बाद प्रॉफिट मेंबर में किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा? कभी भी नहीं होगा। अच्छा, कभी भी नहीं होगा तो अगर सरप्लस आ जाता है प्रॉफिट, क्या करेंगे? उस प्रॉफिट को अप्लाई करेंगे उसके ऑब्जेक्टिव्स में ही, और वो पाकिस्तान के लॉ और नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट में नहीं काम करना चाहिए उससे। जो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स का फॉर्मेट होगा कौन स्पेसिफाई करेगा? अप्रूव कौन करेगा? कमीशन, एससीसीपी एक ही चीज है। ठीक है, अगर वो एडिशनल कंडीशंस को भी ऐड करना चाहे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये हमारी होगी कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस। लाइसेंस मिल गया,
एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट को फायदा क्या होगा? दो फायदे होंगे। पहला फायदा बड़ा, मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी। अब अगर एसोसिएशन लोन लेती है और वापस नहीं कर पाती, मेंबर पर्सनली लायबल नहीं होंगे। और दूसरा फायदा क्या? अपने नाम के साथ, देखें हर कंपनी ने अपने नाम के साथ एंड पे वर्ड लिमिटेड लगाना होता है, सिवाय दो, अनलिमिटेड में और एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। तो उसे अपने नाम के एंड पे वर्ड लिमिटेड ऐड नहीं करना। ये दोनों सहूलियत है, फायदे की बात है ना, ताकि लोग उसके नाम से ये ना अंदाजा लगाएं कि इसकी किसकी लायबिलिटी लिमिटेड है, या आम कंपनी की तरह काम कर रहे हैं। नहीं, यहाँ लिमिटेड का वर्ड देख के जिस बंदे ने उधार देने की नियत की हुई है वो भाग ना जाए। ठीक है, तो ये दोनों सहूलियत है। एग्री करते हैं? ये सजा तो नहीं है, दोनों ये प्रिविलेजेस है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट, एक दफा लाइसेंस इशू कर दिया, क्या इस लाइसेंस को रिवोक किया जा सकता है? रिवोक का मतलब होता है कैंसिल करना, REVOK, रिवोक कैंसिल करना, और रेवोकेशन कैंसिलेशन। रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस, रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस, क्या लाइसेंस को रिवोक बिल्कुल किया जा सकता है? कौन रिवोक करेगा? भाई जिसने इशू किया था वही रिवोक करेगा, कमीशन। कब रिवोक करेगा? जब ये कंडीशन, अच्छा ये 3-4 और कंडीशन भी शायद आपको लिखी मिलेगी, लेकिन मैंने उनमें चुन के जो बड़ी अहम वाली हैं और जो मुश्किल वाली है वो कंडीशन सामने रख दी हैं। बाकी की कंडीशन उम्मीद आप पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी, 3-4 एक्स्ट्रा भी लिखी हुई है उधर, लेकिन अगर ना समझ आए तो आप पूछ लीजिएगा। पहली कंडीशन फेलियर, ये जनरल, भाई जिन कंडीशंस की बेस पे इसको लाइसेंस मिला था, अगर वो इन कंडीशंस को कंप्लाई ना करे, लाइसेंस कैंसिल हो जाना क्या? नहीं हो जाना चाहिए ना भाई। लोगों से डोनेशन लेके ये रेंट पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब फौरी लाइसेंस कैंसिल करो इसका। फिर अफेयर्स अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट, अगर पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ अफेयर हो, ठीक है, तो भी कैंसिल। ठीक है, अगर वो कुछ ऐसे एजेंडा पे हो कि लड़ाई झगड़े में बिला वजह जो है जलसे जुलूस में वो बोतलें डिस्ट्रीब्यूट कर रही हो NGO कि एक दूसरे के ऊपर फेंको इनको, ताकि मसला जो भी मसला है वो और ज्यादा बढ़े, तो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ अगर अफेयर्स चल रहे हैं इसके, तो भी इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। फेल टू फाइल फाइनेंशियल, अच्छा आपने काउंटिंग साइकिल पढ़ा हुआ? काउंटिंग में जर्नल, लेजर, ट्रायल नहीं, अच्छा चलें मैं समझाता हूँ। कंपनी दो तरह के रिकॉर्ड मेंटेन करती है, एक वो जो हर रोज उसके खर्चे और इनकम होती है ना उसका रिकॉर्ड, और एक के एंड पे पूरे साल की समरी बनाती है कि हमारे पूरे साल के इनकम और खर्चे कितने हुए। दो तरह के रिकॉर्ड। जो रोजमर्रा का रिकॉर्ड बना रही होती है ना, इसे कहते हैं हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या कहते हैं? बुक्स ऑफ। और जो साल के एंड पे पूरे साल की समरी बनाती है कि हमारे टोटल खर्चे और इनकम कितने हुए, इसको कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लॉ कहता है अगर कंपनी ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन, असूल क्या होता है कि कोई भी कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट सारा साल मेंटेन करेगी, साल के एंड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी और अपने मेंबर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेंड कर देगी ताकि पता चल जाए डायरेक्टर की परफॉर्मेंस क्या रही है पूरे साल की। ये रूल है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी यही रूल है, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए। अगर ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करती, प्रॉपर रिकॉर्ड ही नहीं रखती, पता ही नहीं चला कितने पैसे आए किधर खर्च किए, लाइसेंस मिलना चाहिए, इसको रिवोक हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो जाना चाहिए। तो ये वो कह रहा है यहां पे कहीं के हाँ, फेल्स टू मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसने मेंटेन नहीं किए, एक रीजन ये होगी। अगली रीजन, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो प्रॉपर मेंटेन किए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाई, कमीशन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं सेंड की, तो वो कहता है अच्छा शायद एक साल में कोई प्रॉब्लम, कोरोना वायरस आ गया हो इस वजह से सेंड नहीं की, या जो इनके अकाउंटेंट्स वगैरह वो बीमार हो गए हो, 2-3 महीने वो हॉस्पिटल में रहा हो, या शायद कोई और रीजन हो सकती है। एक साल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या जो दूसरी एनुअल रिटर्न वगैरह होती हैं, एनुअल रिपोर्ट वगैरह, वो फाइल नहीं की, कोई बात नहीं।
लेकिन अगर 2 कंसेक्टिव सालों तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट कमीशन को सेंड नहीं की गई तो इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ चल रही है जिसको छुपाया जा रहा है। तो अगर एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट फेल हो जाए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने का मतलब सेंड करना, सबमिट करवाना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करवाने में या एनुअल रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एनुअल रिपोर्ट एक ही समझे फिलहाल, आगे चल के हम पढ़ेंगे इनमें फर्क क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एनुअल रिपोर्ट को सबमिट करवाने में फेल हो जाए कितने अरसे तक? 2 कंसेक्टिव ईयर तक, तो उसका भी लाइसेंस कैंसिल हो जाना चाहिए, क्योंकि कमीशन को नहीं पता चल सकेगा कंपनी क्या कर रही है, क्या एक्टिविटीज कर रही है। अगर वो अगेंस्ट लॉ हो या नेशनल इंटरेस्ट हो, पता चले कुलभूषण यादव जो है वो मुलाकात करके आया उसका डायरेक्टर से, अब क्या करें फिर? अगेंस्ट लॉ है, अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट है, लाइसेंस रिवोक कर दो। नंबर ऑफ मेंबर्स 3 हो जाए, 3 से कम हो जाए। अच्छा, आपको पता है मिनिमम कंपनी के केस में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? डिपेंड करता है टाइप ऑफ कंपनी पे। अगर प्राइवेट कंपनी है सिंगल मेंबर 1, मिनिमम 1, मैक्सिमम भी 1। अगर प्राइवेट कंपनी है अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी, मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। अगर पब्लिक कंपनी है अनलिस्टेड, मिनिमम 3, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं। अगर पब्लिक कंपनी है लिस्टेड, मिनिमम 7, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं। ये लिख लिया आपने? फिर से सुन लें, अब मैं जरा जल्दी बताऊंगा। प्राइवेट कंपनी सिंगल मेंबर है तो मिनिमम 1, मैक्सिमम भी 1। प्राइवेट कंपनी अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। पब्लिक कंपनी अनलिस्टेड मिनिमम 3, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं। पब्लिक कंपनी लिस्टेड मिनिमम 7, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं। तो यहां पे देख के मुझे बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या कोई प्राइवेट कंपनी एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का लाइसेंस ले सकती है? इसको देख के लग रहा है कि नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि उन्होंने मिनिमम नंबर रखे हैं 3 से कम नहीं होने चाहिए। इसका मतलब है कि 3 मिनिमम नंबर तो होते हैं पब्लिक कंपनी के, तो पब्लिक कंपनी ये लाइसेंस ले सकती है। 3 से हमें ये लग रहा है। तो अगर तादाद 3 से कम हो जाए तो इसका लाइसेंस, मेंबर्स की तादाद कम से कम 3 होनी चाहिए। अगर ये कंपनी टेररिस्ट फाइनेंसिंग में, दहशतगर्दी में माली मुआवनत कर रही है, लोगों से पैसे देके, वो आप देखते हो शायद कुछ अर्सा पहले वो टीवी पे ऐड आता था, कहीं आप का पैसा वो दहशतगर्दी में इस्तेमाल तो नहीं, और वो बम की शक्ल भी बना के बताते होते थे। तो अगर, हाँ जी, तो अगर हम किसी एनजीओ को डोनेशन दे और वो दहशतगर्दों को आगे पैसे दे दे दहशतगर्दी के लिए, या मनी लॉन्ड्रिंग बाहर के किसी मुल्क में भिजवा दें, लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए कि नहीं? आवाम का पैसा किसी और गलत कामों में इस्तेमाल हो रहा है। तो ये वो रीजंस है। इसके अलावा भी 2-3 रीजंस मैंने आपको बताया कि होंगी। एग्री करते हैं कि ये सारी रीजंस इस काबिल हैं कि उस एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। अच्छा, चुपके से लाइसेंस कैंसिल कर दें कि उसको मौका देना चाहिए, अपना मौकफ वाजे कर दे। बिल्कुल, कमीशन लाइसेंस कैंसिल करने से पहले नोटिस इशू करेगा और अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देगा कि आप आके अपना मौकफ वाजे करें, क्यों कुलभूषण यादव ने आपसे मुलाकात की थी। अगर वो मौकफ वाजे कर दें तो ठीक है, सर हमें थोड़ी पता था वो कौन है, ठीक है, वो तो बस पानी पीने आया था, पानी पी के चला गया, फॉर एग्जाम्पल जो भी कहानी उन्होंने सुनानी है। अगर कमीशन मुतमिन हो जाए तो लाइसेंस कैंसिल नहीं होगा, नोटिस वापस ले लिया जाएगा। लेकिन अगर कमीशन मुतमिन नहीं होता तो फिर लाइसेंस कैंसिल। लाइसेंस कैंसिल हो गया तो अब क्या करना है? आगे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, सॉरी ये नेक्स्ट कंसेप्ट जो है, इफेक्ट ऑफ रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस, कि अगर लाइसेंस कैंसिल होता है तो कंपनी पे इसका इफेक्ट क्या होगा। ये स्टेप प्रोसीजरल कंसेप्ट है। प्रोसीजरल का मतलब स्टेप बाय स्टेप चलेगा, पहले एक स्टेप, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ऐसे स्टेप्स, ऐसे कंसेप्ट्स याद करना आसान होते हैं क्योंकि इनमें लॉजिकल अरेंजमेंट होती है, तरतीब से काम हो रहा होता है।
लेकिन फिर भी इसमें गलती का चांस है। गलती का चांस किस वजह से है? इसमें जो डेज का जिक्र हुआ है इनकी वजह से। आपको मैंने बताया कि आई कैप के कुछ तरीका वारदात है स्टूडेंट्स को फेल करने के। सबसे बड़ा तरीका वारदात क्या बताया था? टाइप ऑफ कंपनी। कंसेप्ट किसी और कंपनी में अप्लाई हो रहा होता है, पूछ किसी और कंपनी का रहा होता है। तो आपने हमेशा जब भी कोई नया कंसेप्ट सीखना है ये ध्यान में रखना है कि ये कंसेप्ट किस टाइप ऑफ कंपनी पे अप्लाई होता है। इसका दूसरा तरीका, बड़ा तरीका है वारदात। डेज में कंफ्यूजन क्रिएट करवाता है। ठीक है, आगे चल के हम कुछ कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। किसी कंसेप्ट के लिए 15 दिन है, किसी के लिए 14 दिन है, किसी के लिए 30 दिन है, किसी के लिए 28 दिन है, किसी के लिए 45 दिन ना हो सकता हो, किसी के लिए 90 दिन। तो ये जब दिन कंसेप्ट ऐड होते जाते हैं ना, तो दिन याद करना स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। वो डेज को कंफ्यूज कर देता है, एक डेज और एक परसेंटेज। ठीक है, तो ये लिख लीजिए। जहां का आई कैप का दूसरा तरीका बार सबसे बड़ा टूल, हथियार स्टूडेंट को फेल करने वाला लॉ के पेपर में, वो परसेंटेजेस और डेज, इनमें कंफ्यूजन क्रिएट करवाएगा आपको। परसेंटेजेस भी आगे यूज होंगी। कभी कोई काम 10% पे होगा, कभी 20% पे होगा, कभी मोर देन 50% पे होगा, कभी 3/4 मेजोरिटी पे होगा। ठीक है, इनमें वो कंफ्यूजन क्रिएट करवाएगा। तो आपने हमेशा जिस कंसेप्ट में परसेंटेज और डेज यूज हुए हैं इनमें आपने गलती नहीं करनी। हर कंसेप्ट में जहां पे परसेंटेजेस और डेज यूज हुए हैं वो ध्यान से इस्तेमाल करने हैं, ध्यान से याद करने हैं और लिखने हैं। ठीक है, दूसरा तरीका बार बता। तीसरा भी बता दूं साथ, अथॉरिटीज में को मिक्स करता है। हमारे लॉ में डिफरेंट अथॉरिटीज होती हैं। कभी डायरेक्टर्स की बात करेगा, कभी मेंबर्स। कुछ काम डायरेक्टर्स ने करने हैं, कुछ मेंबर्स ने करने हैं, कुछ रजिस्ट्रार ने करने हैं, कुछ कमीशन ने करने हैं, कुछ कोर्ट ने करने हैं। इन सब के अपने अपने दायरा कार है। वो क्या करेगा, एक काम जो रजिस्ट्रार ने करना है कहेगा कमीशन, एक काम जो कमीशन ने करना है कहेगा कोर्ट, एक काम जो शेयर होल्डर ने करना वो कहेगा डायरेक्टर ने कर दिया। तो हमें पता होना चाहिए कि किस कंसेप्ट में डायरेक्टर इन्वॉल्व है, किस में रजिस्ट्रार, किस में कमीशन। रजिस्ट्रार पता ना कौन होता है, कमीशन पता है कौन होता है, कौन? एससीसीपी। एससीसीपी कौन होता है? पाकिस्तान में जो कंपनीज को रेगुलेट करता है। एससीसीपी के पूरे पाकिस्तान में ऑफिस हैं, 8 ऑफिस उन्होंने खोले हुए हैं। हर ऑफिस में एक बंदा होता है जिसकी जिम्मेदारी होती है, देखिए बंदे तो और भी होते हैं, लेकिन वो एक बंदा होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है जब नई कंपनीज आएगी उनको रजिस्टर करना है, और जो पुरानी कंपनीज होंगी अगर उनको निकालना है तो उनको स्ट्रक ऑफ करना है, रिमूव करना है नाम। उस बंदे का नाम रजिस्ट्रार पड़ा हुआ है, रजिस्ट्रार कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसका सबसे बड़ा काम ही यही होता है, कंपनीज को रजिस्टर करना। तो रजिस्टर करने वाले को रजिस्ट्रार ही कहेंगे। रजिस्ट्रार और चीज है, एससीसीपी और चीज। एससीसीपी बड़ा उसका बॉस, हाईएस्ट लेवल। ठीक है, रजिस्ट्रार एक ऑफिस लेवल पे ऑफिसर है जिसने रजिस्ट्रेशन। अब कुछ कामों के लिए हम रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, लेकिन अगर काम बड़ा हो ज्यादा तो फिर एससीसीपी के पास जाएंगे, हेड ऑफिस में जाएंगे, फिर वो रीजनल ऑफिस में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो बहरहाल अब मुझे बताइए ये लाइसेंस किसने देना है? एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का रजिस्ट्रार ने तो नहीं देना। अच्छा चले, कमीशन है बिल्कुल। अब लाइसेंस कैंसिल हो गया, इसका इफेक्ट क्या होगा? स्टार्ट करने लगे हम। पहला इफेक्ट, जिस कंपनी का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा फौरन इमीडिएटली डोनेशन रिसीव करना रोक दे। लोगों से कोई पैसे नहीं मांग सकते। डोनेशन रिसीव करना रुक गया। और क्या करे? अपने सारे काम रोक दे, सारे ऑपरेशंस, जो भी किसी किस्म के काम कर रहे हैं। ठीक, किसी किस्म के कोई ऑपरेशन नहीं। फंड कलेक्ट करने के लिए अगर कोई सेमिनार अरेंज करवाया था, कोई कल्चरल शो अरेंज करवाया था, खत्म, कुछ भी नहीं होगा। सारे ऑपरेशन, एम्प्लॉइज को हायर करना था, खत्म। ठीक है, नया ऑफिस जो देख रहे थे, सारे ऑपरेशंस खत्म, कोई ऑपरेशन नहीं करना। सिर्फ एक काम कर सकते हैं, क्या? अगर किसी से पैसे वसूल करने थे वो वसूल कर सकते हैं। रिकवरी ऑफ रिसीवेबल्स के अलावा
हर काम खत्म। और रिकवरी ऑफ रिसीवेबल की इजाजत क्यों दी, ये भी अभी आगे आप पढ़ेंगे, क्योंकि पैसे वसूल करके ये नहीं इन्होंने खुद खर्च करने हैं, आगे किसी और को दे देने हैं। लाइसेंस कैंसिल हो गया, स्टेप नंबर 1 डोनेशन खत्म, कोई डोनेशन। स्टेप नंबर 2 सारे के सारे ऑपरेशन खत्म स्वयं रिकवरी ऑफ रिसीवेबल के। नेक्स्ट, जितने भी एसेट्स हैं वो ट्रांसफर करने हैं सिमिलर कंपनी को विद इन 90 डेज। इसमें सुन लें, सबसे पहले एसेट्स को ट्रांसफर करना है, ठीक है, लेकिन लायबिलिटीज पे करने के बाद। लायबिलिटी देखिए, इसके एसेट्स हैं एसोसिएशन नॉट फॉर, लायबिलिटीज भी तो होंगी, पैसे हैं इसके पास, अगर किसी से वसूल करने थे, रिसीवेबल था, वो भी रिसीव किए होंगे इसने, लेकिन हो सकता है इसके जिम्मे कुछ बिजली के बिल वाजिबुल अदा हो। क्या आगे किसी को पैसे ये ट्रांसफर करने हैं, एज इट इज कर दे कि अपनी लायबिलिटी सेटल करके बिल वगैरह अदा करके फिर करे? तो एसेट्स को ट्रांसफर करना है, लेकिन कब, कैसे? अपनी लायबिलिटीज पे करने के बाद। किसको ट्रांसफर करना है? यहां पे सिमिलर कंपनी से क्या मुराद है? कोई दूसरी एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट या कोई दूसरी कंपनी जो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट भी है और वही काम कर रही है जो ये कर रहे हैं। ये अगर स्कूल खोल रहे थे वो भी स्कूल खोलने वाले हो, ये अगर हॉस्पिटल मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे थे तो उसको भी। इसकी रीजन क्या है, सिमिलर कंपनी उन्होंने क्यों लिखा? इसलिए कि फर्ज कीजिए अगर कोई हॉस्पिटल है, उसके पास जो मेडिकल इक्विपमेंट होगा वो हॉस्पिटल्स में तो यूज हो सकता है, वो स्कूल में यूज नहीं हो सकता। तो इसीलिए उसने सिमिलर कंपनी को ट्रांसफर करना है ताकि दूसरा हॉस्पिटल जो है उसके पास इक्विपमेंट पहुंच सके और वो उसको यूटिलाइज कर सके। स्कूल यूटिलाइज नहीं कर सकेंगे, स्कूल को कर भी दिया ट्रांसफर, वो उसको बेच देंगे लोहे के भाव और अपना कुछ ना कुछ जो सेटअप थोड़ी देर के लिए चला लेंगे। असल फायदा जो उससे उठाएगी वही नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उठाएगी जो कि सिमिलर कंपनी, सिमिलर बिजनेस कर रही है, ठीक है। और कब ट्रांसफर करना है? विद इन 90 डेज। किसके 90 डेज? ये नहीं लिखा हुआ, रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस, लाइसेंस कैंसिल होने के 90 दिन के अंदर अंदर सारे एसेट्स ट्रांसफर करना है, लायबिलिटी सेटल करके सारे एसेट्स ट्रांसफर करना है। किसको? सिमिलर कंपनी को। कब? विद इन 90 डेज ऑफ रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस। फिर जब एसेट ट्रांसफर कर दिए, रजिस्ट्रार के पास जाना है, रजिस्ट्रार को एक रिपोर्ट जमा करवानी है। किस चीज की रिपोर्ट? सर ये हमारे एसेट्स थे, ये लायबिलिटीज थी, जिस दिन ऑर्डर आया हमने काम खत्म कर दिया, ये लायबिलिटीज पे कर दी, ये एसेट इस कंपनी के हवाले कर दिए, उनकी रसीद भी साथ लगी हुई है, ये चेक कर लें, रिपोर्ट दे देंगे। उस रिपोर्ट को रजिस्ट्रार पढ़ेगा, ठीक है। ये रिपोर्ट कब जमा करवानी है? 15 दिन। अच्छा, आगे लिखा नहीं हुआ मैंने, किताब में लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे कीवर्ड्स लिखते हैं। 15 दिन किसके अंदर? लाइसेंस रिवोक होने के 15 दिन के अंदर? नहीं, प्रीवियस वाला काम होने के 15 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। यानी एसेट्स को ट्रांसफर करने के 15 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट जमा करवानी है। अब रजिस्ट्रार रिपोर्ट पढ़ रहा है, वो कह रहा है ठहर जाओ भाई, मैं इसको प्रूव नहीं करूंगा, अभी पिछले साल जो तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट मुझे सबमिट करवाई थी हम लोगों को, उसके रिकॉर्ड के मुताबिक तो तुम्हारे पास एसेट्स थे वो 150 मिलियन के थे, यहाँ पे तुमने सिर्फ 80 मिलियन के सेल किया और ट्रांसफर किया है, बाकी के 70 मिलियन के किधर है? और डायरेक्टर कहेंगे ओहो सर सॉरी भूल गए, वो दूसरे ऑफिस में है, उधर तो हमें याद ही नहीं रहा, उधर भी रखे हुए हमने 70 मिलियन के एसेट और याद ही नहीं रहा। और यार ठहर जो लेके आओ, उनको भी ट्रांसफर करो, उनको भी ट्रांसफर किया। फिर 15 दिन के अंदर रिपोर्ट जमा करवाई। रजिस्ट्रार ने कहा ठीक है। जब रजिस्ट्रार की सेटिस्फेक्शन हो गई, वो इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लेगा, रसीद दे देगा कि जी भाई वसूल पाई और ठीक है। अब एक्सेप्ट करने के बाद, अब देखिए हमने ये पढ़ा था एक चीज कि कंपनी क्रिएट होती है बाय प्रोसेस ऑफ लॉ, एंड भी होती है बाय प्रोसेस ऑफ लॉ। लाइसेंस रिवोक होने का मतलब ये नहीं है कंपनी ऑटोमेटिकली खत्म होगी, नहीं, कंपनी रजिस्टर है अभी भी, जो लिस्ट ऑफ कंपनीज मेंटेन की जाती है उसमें अभी भी उसका नाम आ रहा है, तो उसने अभी भी अपना नाम
रिमूव करवाना है उस लिस्ट से। इसीलिए लॉ ने एक पॉइंट ऐड किया हुआ है। उन्होंने कहा ये जो पैसा ट्रांसफर करेंगे ना पैसा सिमिलर कंपनी को, इनमें एक काम तो आपने करना है, जो आपकी लाइबिलिटीज है वो लेस कर दें, नेट करके भेजें, और दूसरा एक और काम करने के लिए कुछ पैसे रख लें, थोड़े से पैसे रख लें अपने पास, 8, 10, 15, 20 हज़ार। किस काम के लिए? वाइंडिंग अप के लिए। उसमें आपको जरूरत पड़ेगी आने जाने का किराया, कोई वकील की जरूरत पड़ सकती है, एप्लीकेशन लिखनी है ना। देखिए बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आम ऑफिस में किसी बंदे ने नौकरी छोड़नी हो, वो ऐसे नहीं होता कि भाई मैं फैसला किया कल से नौकरी छोड़नी है तो नहीं जा रहा, नहीं नहीं, बाकायदा वो अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखता है, तरीकाकार होता है ना, प्रोसीजर होता है, अपॉइंट होने का भी प्रोसीजर है और रेजिग्नेशन का भी प्रोसीजर है, वो सबमिट करवाता है, उसका रेजिग्नेशन अप्रूव होता है, वो अपनी अथॉरिटी सारी हैंड ओवर करता है, फिर वो रिलीज होता है। उसी तरह एक अगर एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट है क्रिएट हुई बाय प्रोसेस ऑफ लॉ, तो उसको वाइंड अप भी होना चाहिए बाय प्रोसेस ऑफ लॉ। ऐसा ढाला के ट्रांसफर कर दिया, अब देखिए दुकान खाली पड़ी है उनकी, सब कुछ खाली, बिल्कुल खत्म, कुछ नहीं इनके पास, लेकिन फिर भी इन्होंने वाइंडिंग अप करवानी है अपनी। वाइंडिंग अप का मतलब क्या? अपना नाम जो रजिस्ट्रार की लिस्ट है उससे रिमूव करवाना है, उसके लिए अप्लाई करेंगे। तो अगली कहानी वो यही बता रहा है। क्या कह रहा है कि जब रजिस्ट्रार रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लेगा कि ठीक है आपने जो ट्रांसफर कर दिए एसेट बिल्कुल ठीक ही है, थोड़े से पैसे अपने पास रख लिए, ठीक है, बाइंडिंग आपके लिए रीजनेबल है, उसके बाद रिपोर्ट एक्सेप्ट करने के 30 दिन के अंदर अंदर वाइंड अप करेंगे रजाकाराना तौर पे, वॉलंटरी वाइंड अप, यानी डायरेक्टर्स खुद से एप्लीकेशन देंगे कि इस कंपनी को वाइंड अप कर दे। वाइंड अप करने का मतलब इसका नाम लिस्ट ऑफ कंपनी से निकाल दें, ठीक है, और उसके लिए जो जरूरी एक्सपेंसेस होंगे उन्होंने ऑलरेडी रखे हुए हैं। फिर उसके बाद रजिस्ट्रार ये एप्लीकेशन लेगा, उनका नाम निकाल देगा, फिर यह प्रोसेस कंप्लीट होगा। सिर्फ लाइसेंस कैंसिल हो जाने से प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, वो तो वहां से एक प्रोसेस शुरू होता है। क्लियर हुई बात? तो मुझे बताइए अगर लाइसेंस रिवोक कर दिया कमीशन ने, करेगा कौन भला? एससीसीपी या कमीशन कर दिया, तो फिर क्या होगा? स्टेप नंबर 1 डोनेशन नहीं लेनी, स्टेप नंबर 2 स्टॉप ऑपरेशन, एक्सेप्ट रिकवरी, स्टेप नंबर 3 ट्रांसफर करने सारे ऐसे, लेकिन लाइबिलिटीज पे करने के बाद और कुछ अपने पैसे किस मकसद के लिए? वाइंडिंग अप के लिए, ताकि बाद में अपना नाम रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से रिमूव करवाया जा सके। ठीक है, ट्रांसफर कर दिए, किसको करने हैं? सिमिलर कंपनी को। कितने दिनों में? 90 डेज। किस से? फ्रॉम रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस। ट्रांसफर कर दिए, इसके बाद रिपोर्ट फाइल करनी है रजिस्ट्रार को, कितने दिन में? 15 दिन में। अगर रजिस्ट्रार रिपोर्ट एक्सेप्ट कर ले तो फिर आखिरी काम क्या करना है? बाइंडिंग अप अप्लाई करना। अच्छा सुने, फर्ज कीजिए लाइसेंस कैंसिल हो गया, 90 दिन के अंदर अंदर एसेट ट्रांसफर करने थे, डायरेक्टर कहते हैं नहीं करते, लो कर लो जो करना। ये भी तो हो सकता है। अगर डायरेक्टर्स किसी भी स्टेप पे 90 डेज में, 15 डेज में या 30 डेज में ये काम नहीं करते, अनड्यू डिले करते हैं या नेसेसरी स्टेप्स नहीं लेते, फिर क्या होगा? ये पॉसिबिलिटी है। इसीलिए कमीशन ने ये कहा कि अगर आप ये स्टेप्स नहीं लेते ना तो हमारे पास ये पावर है, हम एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर देंगे। एडमिनिस्ट्रेटर जो कि आप लोगों को घर भेज देगा और ये काम जो आपने करने थे खुद करेगा। ये एडमिनिस्ट्रेटर की अपॉइंटमेंट ऐसे ही है जैसे किसी मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता है, ठीक है, तो वो कहेगा भाई एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हो गया, सारे काम अब मेरे जिम्मे, आप लोग घर जाए, नहीं काम कर रहे थे ना आप, जाएं अब घर, अब मैं खुद कर लेता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटर ये सारे काम फिर खुद करेगा। चलिए, अच्छा अब सुने, डायरेक्टर ने कहा नहीं नहीं सर हम ये सारे काम करते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटर को ना भेजें। लेकिन डायरेक्टर ने एक प्लान बनाया। उन्होंने कहा ठीक है हमारी हरकतें ऐसी थी, लाइसेंस कैंसिल हो गया, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि डायरेक्टर भी बने रहे और उसी तरह जैसे पहले हमारा लिविंग स्टाइल था वो आगे भी चले। तो ऐसा करते हैं, हमें हॉस्पिटल,
लाहौर में लिस्ट निकाली, पता चला 6 हॉस्पिटल्स और हैं जो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के तौर पर रजिस्टर्ड है, जिनको एसेट ट्रांसफर करना। ये एक एक किसे जाके मिले और हर हॉस्पिटल के डायरेक्टर से उन्होंने पूछा, सर हमारे पास 150 मिलियन की एसेट्स हैं, ट्रांसफर आपके हॉस्पिटल को जरूरत है? दूसरे कहेंगे क्यों नहीं जरूरत है, हम तो पहले ही हमारे पास रिसोर्सेज कम है, ले आए एसेट। डायरेक्टर ने कहा लेकिन एक हमारी शर्त है, क्या? हमें आप अपनी कंपनी में डायरेक्टर बना लें। हमारी कंपनी तो खत्म हो गई, अभी अपनी कंपनी में डायरेक्टर बना लें। पहले वाले कहेगा नहीं नहीं सर आपने सही काम नहीं किया था पहली कंपनी में, हमारी कंपनी भी डुबोएंगे, कोई नहीं ना। दूसरा भी करेगा ना, तीसरा भी करेगा ना, भाई कोई ना कोई मान ही जाएगा ना। जो मान जाएगा उसके साथ अरेंजमेंट करेंगे, उसकी कंपनी को ट्रांसफर कर देंगे एसेट और खुद नई कंपनी में डायरेक्टर बन जाएंगे। पुरानी वारदात फिर शुरू। अब बताए, देखिए ये लोग जो होते हैं ना, ये इसी तरह लॉ में लूप होल्स ढूंढते हैं कि कहाँ पे कमी है, यूटिलाइज करते हैं अपने बेनिफिट के लिए। कमीशन ने कहा ठहर जाए, आपका ये रास्ता भी रोकते हैं। रोका कैसे? उन्होंने कहा कि जो भी ट्रांसफर कंपनी के डायरेक्टर्स होंगे, ट्रांसफर कंपनी कौन है? जो ट्रांसफर कर रहे हैं, इसके डायरेक्टर्स होंगे वो ट्रांसफरी कंपनी में। ट्रांसफरी कंपनी कौन है? जिसको ट्रांसफर किया गया, इसमें 5 साल तक किसी पोजीशन पे काम नहीं करेंगे। 5 साल तक, यानी 5 साल तक कोई डायरेक्टर नहीं बनेंगे, सीएफओ नहीं बनेंगे, सीईओ नहीं बनेंगे। 5 साल तक एम्प्लॉय, हाँ गार्ड के तौर पे नौकरी करना चाहे वो कर सकते हैं, उसके लिए रोक टोक नहीं है, लेकिन क्यों करेंगे वो? ठीक है, ऑफिसर लेवल पे कोई काम नहीं कर सकते। और ये 5 साल कब से काउंट करने हैं भला? लाइसेंस रेवोकेशन से कि जब एसेट ट्रांसफर किए, जब एसेट ट्रांसफर किए तब से 5 साल तक। क्लियर हो गई ये बात? तो लाइसेंस रिवोक होगा तो क्या इफेक्ट है? क्लियर? चलिए अब ऐसा करते हैं, हम पास्ट पेपर के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं इस कंसेप्ट से रिलेटेड, कि पास्ट पेपर में इस कंसेप्ट को उसने कैसे पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, Al-Falah Association is an association of persons. It wants to register itself as a limited company but does not wish to include the word limited in its name. लिमिटेड कंपनी के तौर पर रजिस्टर होना चाहते हैं, लेकिन नाम में लफ्ज लिमिटेड। क्या लॉ में कोई ऐसी जगह है जहां पे उन्होंने बताया हो कि लिमिटेड का वर्ड नहीं भी लग सकता? एसोसिएशन, इससे हमें नॉट टू इंक्लूड के लफ्ज से पता चल गया हमें एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का कंसेप्ट है। In view of the provisions of Companies Act 2017, you are required to explain the conditions that need to be satisfied before the Commission may issue a license and allow it to dispense with. Dispense with का मतलब अलग कर सके with the word limited from its name. बताइए कौन सा कंसेप्ट पूछा? सारे कंसेप्ट आपके सामने हैं, कंडीशंस वाला, सारी कंडीशन। ठीक है, ये मेमोरेंडम आर्टिकल वाली बात करेंगे, एडिशनल कंडीशन वाली बात करेंगे, बिल्कुल ये भी करने, ये भी कंडीशंस ही हैं। 16, ये भी पास, ये पास पेपर का भी है, आईकैप का भी है, ऊपर वर्क 15 भी आईकैप का भी था। Organizations working for useful objects of the society often need protection of limited liability for such work. However, there are certain conditions subject to the fulfillment of which an exemption may be granted to an entity from using the word limited to its name. Exemption from using word limited किधर कंसेप्ट जा रहा है? Association not for profit. Describe those conditions and also specify the authority who may grant such exemption under the Companies Act. Conditions क्या है? यही, लेकिन एक चीज वो एडिशनल पूछ गया यहाँ पे, अथॉरिटी कौन सी अथॉरिटी है? रजिस्ट्रार, कोड, कमीशन, बिल्कुल ठीक, SACP। क्वेश्चन 17, द लाइसेंस ऑफ कैंसर रिसर्च एसोसिएशन CRA इशूड अंडर सेक्शन 42, हमें सेक्शन याद नहीं करने होते, जिस सेक्शन में भी है, of Companies Act 2017 was revoked by the Commission as the affairs of CRA were conducted in a manner prejudicial to public interest, harmful to public interest, नुकसानदेह है। क्या होना चाहिए? लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, कर दिया तो अच्छा किया। Under the Companies Act 2017 briefly discuss the effect of revocation of license on CRA, its members and officers.
कौन सा कंसर्न पूछ रहा है? लास्ट वाला सारा छाप देंगे। केस स्टडी है, जरा अलर्ट होके पढ़िएगा। मैसर शरीर जनरल हॉस्पिटल SGH is a company registered as association not for profit. Commission revoked SGH license on 30th January 2020 and ordered transfer of all assets by 8th April 2020. उसने कहा भाई 8 अप्रैल तक सारे एसेट ट्रांसफर करो। SGH management transferred all the assets to Good Eye Hospital GH, another association not for profit जो सिमिलर कंपनी है, on 3rd April 2020, 3 अप्रैल को ट्रांसफर कर दिए। Required specify the period for which members and officers of SGH will not be eligible to hold any office in GH. अच्छा ये है जनरल प्रोविजन। पहले जनरल प्रोविजन लिख दिया आपने कि 5 ईयर तक किसी भी GH में ऑफ होल्ड नहीं कर सकते। अब उसने चूंकि डेट्स दी हुई है, मुझे बताइए डेट्स क्यों दी है उसने? ताकि आप कैलकुलेट करके बताएं, ताकि आप कैलकुलेट। तो बताइए 5 साल कब होंगे भला जी? 3rd अप्रैल 2020 नहीं, 3rd अप्रैल 2025, 2nd अप्रैल 2025, 2nd अप्रैल 2025। साल पूरा कब होता है? 1 जुलाई है। इसका साल कब पूरा होगा? अगली 1 जुलाई को नहीं, अगली 30 जून को। 30 जून को, वरना तो एक दिन ऊपर हो जाएगा। नहीं, साल में 365 दिन होते हैं, 66 थोड़ी होते हैं। चलिए, तो ये क्लियर हो गया। सिंपल क्वेश्चन थे, अटेम्प्ट कर सकते हैं आप। अगर आप 5 रुपए के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसका मतलब हम एग्जाम लेवल तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, अटेम्प्ट। अब आपने याद भी कर लेना है इसको। अच्छा, इसमें एक स्टडी टिप है एंड पे, लाइसेंस रिवोक्ड बिफोर कंपनी दैट 117। ये स्टडी टिप काट दीजिए, ये स्टडी टिप नहीं करनी। वो बॉक्स सा बना हुआ उसके अंदर स्टडी टिप्स है। पेज 9 SCCP को नहीं काटना भाई। चलिए आज जी कोई क्वेश्चन? डायरेक्टर्स क्या कोई सैलरी वगैरह लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं, बिल्कुल। अपने घर का खर्चा चलाना था जी। हाँ, ज़कात के पैसों से लेते हैं क्या? बिल्कुल, ज़कात के पैसे। हम एक कंपनी का ऑडिट करने के लिए जाते थे, प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बता रहा हूँ। वो लोगों से ज़कात वगैरह के पैसे इकट्ठे करते थे। तो हमारी तो हम नॉर्मली होता है कि हम ट्रेनिंग के लिए जाते हैं ना, तो क्लाइंट हमें खाना वगैरह प्रोवाइड करता है, चाय वगैरह। तो हम अक्सर एक दूसरे को छेड़ते होते थे, यार लोगों की ज़कात खा रहे हो, ज़कात का माल खा। चले बाहर नहीं, वो सैलरी ले सकते हैं, ज़कात के पैसों से भी ले सकते हैं इसमें। हाँ पीता, चाय भी कुछ छोड़ने वाली चीज। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।